Very good morning to all of you. We have already started the human physiology. First chapter we have already completed, digestion and absorption. Now the next chapter I am going to start, that is breathing and exchange of gases. Related to this chapter, one chapter earlier we have done, that is the respiration in plants. Okay, जो कि हमने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा था, जिसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है रेस्पिरेशन का पढ़ चुके हैं आप लोग कि जो रेस्पिरेशन क्या है, दैट इन्वॉल्व्स द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो हियर वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द ब्रीदिंग मीन्स इंसान सांस कैसे लेता है, और जब ऑक्सीजन अंदर जाती है विंड पाइप से, देन इट रीच अप टू द लंग्स, देन फ्रॉम द लंग्स हाउ इट एंटर इनटू द blood or the tissue, how this happen and how it take up the CO2 and return back into the lungs and how it comes out, everything we will study in detail. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आती है वो है ब्रीदिंग. देखो, ब्रीदिंग में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक है अंदर सांस लेना और सांस को छोड़ना. मीन्स एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स टू बेसिक स्टेप्स, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. Inspiration means taking in, and breathing means when we release the outside, that is called as the expiration. Inspiration and expiration, these are the two terms. Inspiration when the air enter the lungs, and when air leave the lung, that is called as the expiration. Right? Inspiration and एक्सपायरेशन. अब देखो, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वी हैव द टू स्टेजेस. वन इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड अनदर इज़ द इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन means taking oxygen from the surrounding mediums and leaving carbon dioxide into the surrounding medium. That is external respiration. What is internal? When the uptake of the oxygen by the tissue. First step, internal, external respiration, and we have internal. Now what is external? That is the taking up of oxygen from the surrounding medium and releasing the CO2 into the surrounding medium. Then what is internal respiration? There are the three basic steps. First step, that is the uptake of the oxygen by the tissues or cells, then oxidation and then elimination of CO2. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू सेल्स, देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, देन एलिमिनेशन ऑफ CO2. इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर कि इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है. व्हेन एयर एंटर द लंग, देन इट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन. व्हेन एयर लीव्स द लंग, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन. Then I told you about the external respiration and internal respiration. एक और बात भी आती है जब हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं. One is aerobic respiration and another is anaerobic respiration. ये बात हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ी है, जिसमें आपने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाता है. इन बिकॉज इट अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फूड डज नॉट अक्कर. मीन्स कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती, बल्कि जो फूड है वो या तो इथाइल अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है, जिससे कंप्लीट एनर्जी रिलीज नहीं होती. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन रेस्पिरेशन चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, या जिसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन. यू रिमेंबर दिस थिंग? This is called as a fermentation. Now fermentation is of two type we have studied. One is called as ethyl alcohol fermentation. जैसे कि ईस्ट के अंदर आपने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट कन्वर्ट इनटू इथाइल अल्कोहल बिकॉज दैट इज द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, that is led to the production of the ethyl alcohol, that is called ethyl alcohol fermentation. Another one is the lactic acid fermentation. What is lactic acid fermentation beta? जब when there is a sternus exercise in the human being,
देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। जब हम बहुत फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर बट अवेलेबिलिटी इज लेस। इन दैट कंडीशन in our muscle cell the carbohydrates they get convert into lactic acid, okay, and that cause pain in the muscle and that leads to muscle fatigue। ये आपने पहले कर रखी है बात कि मसल फैटीग क्या होता है। मसल फैटीग को रिकवर करने का बेस्ट वे है रेस्ट, क्योंकि व्हेन यू विल टेक द रेस्ट this lactic acid will break into CO2 and water and you will get relief from the pain, okay। एक और भी आता है सेलुलोजिक फर्मेंटेशन। सेलुलोजिक फर्मेंटेशन में क्या है, जो सेलुलोज है दैट कन्वर्ट इनटू वॉलेटाइल फैटी एसिड्स, ओके, दैट आल्सो ऑकर्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ, मैंने आपको एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया बेटा। ये वही पार्ट है जो हम ऑलरेडी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। नाउ व्हाट्स न्यू हियर, here we are talking about the breathing, means how we breathe in and how we breathe out। ये बात आपको थर्ड क्लास से बता दी जाती है कि your lungs that are the major respiratory organ of your body, जो आपको डिटेलिंग कराई जाती है। बट here we will study how your lungs that work, किस तरीके से आपके लंग्स वर्क करते हैं, कैसे ऑक्सीजन इन और आउट होती है, ओके, एंड हाउ इट इज़ यूटिलाइज्ड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन रेस्पिरेशन चैप्टर। यस बेटा, दीज आर द डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज when you study the animal kingdom, you will come to know all the phylums of the animal kingdom. Here I will give you a short review that what are the different animal groups, that are the phylums and what are the different respiratory organ। ये आपको हर चैप्टर की बिगनिंग में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर किस तरीके के रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। When we talk about the protozoans in the amoeba, like amoeba, then the outer covering, that is the pellicle and plasma membrane, they are the respiratory organ। Means the pellicle, the protein covering which is present outside the body, that help in the exchange of gases। Then when we talk about the sponges, the plasma membrane, it is a structure which allow the gaseous exchange in the cnidarians and the Ctenophora। Cnidarians like Obelia and these cnidarians, cylindrates are there, and the body wall is the respiratory organ। Respiratory surface exchange होता है यहाँ पे, exchange of gases। Then when we talk about the Ctenophora, these are called comb jellies and their exchange of gases occur through the body wall। Platyhelminths, they are the flatworms and body surface exchange of gases। However, in the platyhelminths and nematyhelminths, that is in the flat form and round form, no exchange of gases occur। They are free living form as well, but they are mainly parasitic forms, right। जैसे आप राउंड वॉर्म का पढ़ते हो, जैसे स्कैरिस का पढ़ते हो, तो दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो देर इज नो exchange of gases occur, anaerobic respiration occur। However, the body surface is a respiratory organ। Then annelida, then when we talk about the earth form, leech, etc., Nereis, the body wall is their exchange where from the exchange of gases occur, okay। Then the arthropoda, the gills and the book lungs are there। In mollusca also it is there, and echinoderm, the skin is there that help in the exchange of gases, that are called dermal branchiae। When we talk about the hemichordata, pharyngeal wall is there which help in the exchange of the gases। And when we talk about the chordates, then the gills are there in the lower form and skin is there, and where from their exchange of gases occur, and main respiratory organ in the chordates in the higher form, that is the lung। So this is a just brief introduction what are the different animal groups that you will study in detail, no doubt, when we will study the animal kingdom। But here for your concern that what are the different respiratory organ in different animal group, you must have the knowledge of this if you want to appear in the NEET, okay। But here for today's lecture my concern is with the human respiratory system।
that begins with the nostrils and that ends up with the alveoli of the lung. So today I am going to explain you about the human respiratory structure, respiratory system in detail. Yes beta, now this is the I am going to tell you about the human respiratory system. Before to start with the mechanism, we must have the clarity of the human respiratory system. So it begins with the nostril, a pair of nostrils that are clearly visible outside, and you can see the pair of nostrils are present, and that leads internal, okay, जो कि अंदर की तरफ जाएंगे, that external nares, this is called as the external nares. Then they open into the nasal cavity. तो सबसे पहले क्या आता है nostril, then they open into the nasal cavity, and nasal cavity, two nasal cavities are there, and that are separated by the nasal septum. Okay, then this nasal cavity that leads into the internal nares. Okay, so third point is the internal nares, यानी कि जो ये दो ओपनिंग आपको बाहर दिख रही हैं, they enter into the nasal cavity and the nasal cavity open into internal nares. जब हम nasal cavity की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 conchae nasal bridges present हैं. nasal bridges जिसे हम कहते हैं, that is called superior conchae, inferior conchae and middle nasal conchae are present in the nasal cavity. यानी कि अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से नाक के अंदर एक्सटर्नल नेरिस था, फिर नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के अंदर 3 सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर नेजल conchae आर प्रेजेंट. ओके, एंड देन इट ओपन इनटू इंटरनल नेरिस. इज इट क्लियर? तो एक्सटर्नल नेरिस, नेजल कैविटी, देन इंटरनल नेरिस, देन इट ओपन इनटू द pharynx. ओके, when the internal nares open into the pharynx, that is called as the nasopharynx. okay, pharynx के अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, एक था nasopharynx, एक था oropharynx और एक था laryngopharynx. ओके, हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था. अब nasopharynx तो जो एक्सटर्नल nares, nasal cavity, internal nares और फिर क्या आ गया nasopharynx. ओके, अब और ओरोफेरिंक्स जो माउथ से था और लैरिंजोफेरिंक्स दैट एंटर इनटू द लैरिंक्स. ओके, देन वी हैव लैरिंक्स. लैरिंक्स इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल. इन केस ऑफ मेल्स इट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. ओके, लैरिंक्स इट इज अ वॉइस बॉक्स which help in the voice production. What are the different parts? First is the glottis. Now what is the glottis? When pharynx enter into the larynx, pharynx open into the larynx by a slit-like aperture that is called as the glottis. समझ आया? pharynx के बाद क्या आएगा? larynx, and that opens by a slit-like aperture that is called glottis. Then there are cartilages are present in the larynx. These are the different cartilages you can see here. First is the epiglottis, that is the leaf-like aperture which is extending into the larynx and it cover the glottis during the entry of the food. Are you getting? Epiglottis क्या है? Flap like structure है जो cover कर देगा किसे? glottis को जब हम खाना खाते हैं, ताकि खाना उलट ना चला जाए, डाइजेस्टिव आपका जो खाना है वो फूड पाइप में ही जाए. ओके, फिर आता है हमारे पास thyroid cartilage that is present, that is the largest cartilage. This is the thyroid cartilage which is present in the larynx. Then we have the cricoid cartilage. Here you can see this is the thyroid cartilage and we have the cricoid cartilage here that lie below the thyroid. Thyroid के नीचे cricoid cartilage present है. Then we have a retinoid. आपको ये दो दिखाई दे रही हैं. This is a pair of cartilages which are present here are called arytenoid cartilages. और arytenoid cartilage के टिप पे ही यहाँ प्रेजेंट है corniculate cartilages. क्या प्रेजेंट है? corniculate cartilages. Then we have the these are called arytenoid. This is called corniculate and this is called cricoid cartilage. Likewise, cuneiform cartilage is also present. So these are the different cartilages. At least you should keep the names of these cartilages
इन योर माइंड। ओके, एटलीस्ट आपको इनके नाम के बारे में पता हो, ग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। Then this is the hyoid. Here you can see this is the hyoid bone is present above this. This is hyoid bone which is present here. Then there is thyrohyoid. What is thyrohyoid? Now I am talking about the parts of the larynx. What is thyrohyoid? Which has the hyoid above and thyroid below. Hyoid above and thyroid below. Thyroid ये था, हाइरॉइड ये था, तो ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज थायरोहायोइड। ओके, देन laryngeal ligaments and muscles are there which control the movement of the larynx. Then we have the vocal cords. Now what are the vocal cords? That are the pair of the vocal cord, the upper one and the lower one. Vocal cords are present. The upper vocal cords are called as the false vocal cord, means they are called false vocal cord, and the lower one are called as the true vocal cord. Now what is the function of the vocal cord? When the air comes out from the lungs, these vocal cords vibrate and produce the sound. The intensity or pitch of the voice, the volume, that depends upon the pressure, कि कितनी वहाँ पे टेंशन है, कितनी ज़ोर से इट इज़ कमिंग आउट। ओके, ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो जो पिच है वो उतनी ही ज़्यादा उसकी हाई होगी। ओके, सो दिस इज़ जनरली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव जस्ट ओनली स्टार्टेड। फर्स्ट इज द दैट इज नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल nares, open into nasal cavity, then into internal nares, then pharynx। ओके, pharynx के बाद larynx, larynx के अंदर हमने ये सारा डिटेल पढ़ा है। then it enter into, after the larynx, into the trachea and the lungs। okay, the trachea, what is trachea? That is the windpipe, and then it enter into the lungs। I will explain you now about the ट्रैकिया एंड द लंग्स। ठीक है, अब इसमें ये आपको याद रहेगा कि जो बाहर आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं दैट आर नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटीज आर देयर, इंटरनल नैरिस जो इसकी अंदर ओपनिंग है दैट इज इंटरनल नैरिस, देन फेरिंग्स इज देयर, देन लैरिंग्स, लैरिंग्स में आपको ग्लोटिस, एपिग्लोटिस और ये जो कार्टिलेजेस मैंने आपको बताई हैं ये पता होनी चाहिए। ओके, देन इट एंटर इनटू द विंड पाइप that is called as the trachea, and then this trachea that enter into the lungs। okay, that are the respiratory organs of the human being। is it clear? So now I will tell you about the trachea। it is the trachea। now we should know what is the trachea। trachea is the windpipe, and basically it is the windpipe that enter into the lungs, and it has the incomplete rings are present in the windpipe। Here you can see these are the rings are present, cartilaginous rings are present which are incomplete at the back end। for example, this is a windpipe and these are like this, means incomplete at the back end, and they are present to prevent the collapsing of the trachea during the inspiration or expiration। okay, then this trachea, it has a pseudostratified ciliated columnar epithelium। very important thing I am telling you कि trachea के अंदर ciliated epithelium present है, and there are the mucoid glands are also there, or we can say there is a secretion of the mucus is also there in the trachea by these cells, and these cells they secrete the mucus, and the mucus trap the anything which enter into our respiratory tract, दैट इज़ फॉरेन, मीन्स कोई भी चीज़ हमारे गले के अंदर चली जाती है तो दिस म्यूकस ट्रैप दैट फॉरेन पार्टिकल और एनी माइक्रोब इटसेल्फ, एंड विद द हेल्प ऑफ द बीटिंग ऑफ द सीलिया दैट स्वाइप्ड आउट फ्रॉम द माउथ। आपको एकदम से स्नीजिंग होती है या आप मुंह से उसको म्यूकस की फॉर्म में क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ट्रैकिया में रिलीज ऑफ म्यूकस एंड प्रेजेंस ऑफ द सीलिया टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल इमीडिएटली। ओके, मतलब बेसिकली वो उसको क्या करता है, म्यूकस ट्रैप कर लेता है किसी भी फॉरेन चीज़ को। ओके, देन दिस इज द ट्रैकिया दैट इज कॉल्ड एज द windpipe, and at its lower end that it divide। here you can see this is the primary
bronchi are present. Here you can see these are the primary bronchi. The trachea at the lower end that divide into the primary bronchi and that enter into the lungs. Here you can see the lungs are present, and there are present a pair of lungs are present. Here you can see pair of lungs are present in the thoracic cavity. Okay, and these lungs, this is the left lung, this is the right lung. When we talk about where it is situated in the thoracic cavity. And how it is supported, at the back there is the vertebra is present, vertebras are present, and from the laterally by the ribs, and in front there is the sternum, and downside there is the diaphragm. दोबारा से सुननी है ये आपने बात कि जो lungs हैं वो अपने place पे जो हैं they are supported from the back by the vertebra, laterally by the ribs, in front by the sternum, and the lower part it is the diaphragm is present. Are you getting my point? So this is the position of the lungs. Okay, when we talk about this lungs, there is present a pleura, that each lung is covered by a membrane that is called as the pleura, and which has the other two membrane. The outer membrane is called as the parietal pleura, and inner to it that is called as visceral pleura, and in between the parietal pleura and visceral pleura there is the pleural cavity, and this pleural cavity is filled with the pleural fluid. Are you getting my point? So this is the pleural fluid which allow the easy expansion, means movement of the lungs during the inspiration and expiration. Are you getting? So this is the pleural fluid which is present here. And then there are the two lungs are present. Here we can see the right lung and the left lung, and the covering is called as the pleura, and parietal pleura and visceral pleura are present, and in between these two lungs there is present a mediastinum. Here you can see the partition between the two lungs is called mediastinum, which has the heart itself. यहाँ पे heart है which is present in the left lobe. When we talk about the structure of the lung, two lungs are there, left lung and the right lung. Left lung has the cardiac notch where actually heart lies. Okay, यहाँ पे heart present है left lung की cardiac notch में. Left lung has two lobes, that is the superior lobe and the inferior lobe, and this is the oblique fissure. ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ऑब्लिक फिशर है जो डिवाइड करता है लेफ्ट लोब को टू पार्ट्स में. वन इज द सुपीरियर लोब एंड अनदर इज द इंफीरियर लोब. जबकि हम राइट लोब की बात करते हैं, जो राइट लंग है उसके अंदर तीन पार्ट हैं. एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला सुपीरियर लोब, ये है इंफीरियर लोब एंड ये है मिडल लोब. और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल फिशर एंड दिस इज़ द ओब्लिक फिशर. यहाँ पे सिर्फ एक ओब्लिक फिशर प्रेजेंट था जो लेफ्ट लंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब. ओके, जबकि हम राइट लंग की बात कर रहे हैं, यहाँ तीन पार्ट्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडल. और यहाँ फिशर कितने हैं? दो हैं. वन इज द हॉरिजॉन्टल फिशर एंड अनदर इज द ऑब्लिक फिशर. इज इट क्लियर? सो ये है हमारे पास लंग्स का. ये जो आपको सिंपल सा दिखने वाला डायग्राम है, दिस इज द बेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको लंग्स के बारे में पता होना चाहिए. दिस इज द ट्रैकिया एंड देन ट्रैकिया डिवाइड एट द लोअर एंड इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई that enter into the lung. Two lungs are there, left lung and the right lung. Left lung has two parts, that is the superior and inferior. However, the right has three parts, superior, inferior and the middle lobe. And this is a mediastinum, which is the partition between the two lungs. And when we talk about the thoracic cavity, means these lungs are present in the thoracic cavity. At the back, these are supported by the vertebra. In front, sternum is there and laterally by the ribs. Is it clear? So this is all about the lungs. Okay, this is the external structure of the lungs. ठीक है बेटा? अब बात आती है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग की. यानी कि जब आपने ये देखा कि ये प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई ये लंग्स में एंटर कर रहे हैं. नाउ व्हाट हैपन इन द लंग?
ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है दैट विल फर्दर डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू टर्शरी ब्रोंकाई। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द डायग्राम, देखो बायो बिना डायग्राम्स की नहीं आती जब तक आप साथ साथ डायग्राम बना के नहीं देखेंगे। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेल लेबल्ड डायग्राम आपने बनाने हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई बना, दिस इज द then the secondary bronchi, then it divide further to form the tertiary bronchi. Now these tertiary bronchus they further divide into the terminal bronchus, and then these bronchi they further and divide and redivide and enter into lobular bronchiole। यानी कि पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन टर्मिनल ब्रोंकाई पे ये रीच करते हैं डिवाइड करके, then they enter into the lobular bronchiole, are you getting, lobular bronchiole, and then into the terminal bronchiole, and then into the respiratory bronchiole। ये सब आपने याद करने हैं, lobular, terminal and respiratory bronchiole। यानी कि ये फर्दर जो ट्यूब्स हैं ये फर्दर थिन से थिन डायमीटर के अंदर ये डिवाइड रीडिवाइड हो रही हैं, एंड फाइनली इट एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। देन दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल enter into the alveolar duct. These alveolar duct enter into the atrium, and this atrium that enter into the alveolar sac. Actually alveolar sac is the place where actual exchange of gases takes place. More than 300 million alveoli are present in both the lungs of human being. Okay, so these are the structure where exchange of gases occur. This is called alveolar sac. Actually alveolar sac, alveoli, these are the mini lungs where the exchange of gases occur. Okay, this is called alveolar sac or alveoli. Million of alveoli are present in the lungs. Okay, these alveoli are having a rich supply of the blood, means they are in the direct contact of the blood capillaries. So the oxygen फ्रॉम द लंग्स, जो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है वो लंग्स से सीधा ब्लड में जाती है, और ब्लड में पड़ा हुआ जो CO2 है दैट एंटर इनटू द एल्वेओलाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एल्वेओलाई की वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमोस एपिथेलियम एंड विच इजीली अलाउ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, ए कवरिंग ऑफ लेसिथिन इज also present on the alveoli of the lungs that prevent the collapsing of the lungs, means that lower the surface tension। लेसिथिन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, लेसिथिन का प्रेजेंट होना, एंड दैट रिड्यूस द लोअर द सरफेस टेंशन। समटाइम इन द न्यू बॉर्न बेबीज लेसिथिन इज नॉट डेवलप्ड, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो इंडिपेंडेंट ब्रीथ करने में आती है अगर वो प्री मैच्योर है। क्यों? क्योंकि उसके लंग्स डेवलप नहीं हुए तो उसमें क्या नहीं है, लेसिथिन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट लोअर्स द सरफेस टेंशन एंड दैट इज फाटल, मीन्स दैट कैन लेड टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड इवन। इज इट क्लियर? तो ये दोनों डायग्राम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले डायग्राम में मैंने आपको ये बताया है कि लंग्स के अंदर जब आपने ट्रैक किया विंड पाइप पढ़ा तो ये दो लंग्स आपने पढ़े, ये जो पॉइंटेड पोर्शन है एपेक्स है, दिस इज द बेस पोर्शन। फिर मैंने आपको लोब्स के बारे में बताया, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स हैं, राइट लंग के अंदर थोड़ा बड़े साइज का है, इसमें 3 लोब्स हैं, मीडिया स्टेनम इन दोनों का पार्टीशन है, कार्डिक नोच कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट लोब में प्रेजेंट है। फिर अगर हम लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। देन दे एंटर इनटू द माइनर मींस वेरी थिन डायमीटर टर्मिनल ब्रोंकस, देन इनटू द लोबुलर ब्रोंकियोल, terminal bronchiole, respiratory bronchiole, and finally into the alveolar duct and atrium, and then into the alveolar sac. Is it clear? And then the alveoli. Is it clear? So what are the alveoli? These are the miniature lung where the exchange of gases occur, and presence of lecithin is also very very important that lower the surface tension. Is it clear? So this is all about the human respiratory organ, means the structure that start। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। जब हमने स्टार्टिंग से पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में,
that begin with the nostrils, that a pair of nostril is present which are external nares, means clearly visible. Then they enter into nasal cavity. Then nasal cavity separated by nasal septum. Then it open inside by the internal nares. Okay. Then it open into pharynx. Pharynx में आपने 3 पार्ट पढ़े थे, laryngopharynx, oropharynx and the nasopharynx. Then pharynx to larynx. larynx के अंदर आपने glottis, epiglottis और बहुत सारी cartilages, vocal cords इनके बारे में पढ़ा. Then larynx के बाद आया आपके पास trachea. trachea के बाद आया आपके पास लंग्स. और लंग्स में भी हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई है आफ्टर डिवाइडिंग डिवीजन एंड डिवीजन दैट एंटर इनटू द एल्वियोलाई. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली कहाँ हो रहा है ये आपको समझ आना ज़रूरी है. दैट इज़ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. दैट आर द मेन एरियाज, फंक्शनल यूनिट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर. इज इट क्लियर? Yes beta, now it's the time to do very important question that what is the mechanism of breathing. अब तक मैंने आपको respiratory system के बारे में बताया. Now I am going to tell you about mechanism कि actual में respiration या inspiration और expiration. Inspiration means getting in of the fresh air and when the foul air is expelled out, that is called expiration. Okay. Inspiration, inhaling. एक्सपायरेशन मीन्स एक्सेलिंग, निकालना. ठीक है. तो उससे पहले आपको दोबारा से मैं लंग्स के बारे में बताऊंगी कि जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में पड़े हैं. अब आगे की तरफ है स्टर्नम. ठीक है, यहाँ स्टर्नम है, पीछे क्या है वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम है और साइड्स में क्या है रिब्स हैं. और रिब्स आपस में इंटरकनेक्टेड है कैसे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से. और नीचे क्या है डायफ्रम है. यहाँ देखा था ना आपने जब हमने लंग्स का डायग्राम बनाया था, नीचे क्या है डायफ्रम है. तो यही चीज़ें रोल प्ले करती हैं रेस्पिरेशन के अंदर. जब हम सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं तो यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. कैसे? सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन. व्हाट इज द इंस्पिरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बाय विच it is the process by which the fresh air enter into the lungs, that is called as the inspiration. Is it clear? इंस्पिरेशन किस तरीके से होगा? सबसे पहला रोल आता है डायफ्राम का. डायफ्राम में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और क्या करेंगी? इट मेक द डायफ्राम फ्लैट एंड दैट इज लोअर्ड. डायफ्राम गेट फ्लैट एंड लोअर्ड. तो उससे क्या होगा? ये वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो डायफ्राम डॉम शेप है वो क्या हो गया? फ्लैट हो गया, लोअर्ड हो गया. फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो ये हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जो रिब्स और स्टर्नम को, रिब्स पता है ना ये साइड वाली और स्टर्नम आगे है, रिब्स और स्टर्नम को अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि ये चीज़ ये बाहर की तरफ निकल के आएगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड. आप इसे परफॉर्म भी करके देख सकते हो. जब आप सांस अंदर की तरफ भरते हो आप फील करोगे कि आपकी रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आते हैं. तो इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट दैट मूव द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड. तो देखो जब ये रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आएंगे तो ये साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है. और डायफ्राम क्योंकि फ्लैट हो गया है तो इसका वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का अपने आप बढ़ गया है. इज इट क्लियर? ये बात समझ आई? तो ऑन एंड होल क्या हुआ? यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. तो एयर क्या करेगी? हायर प्रेशर से लोअर की तरफ अपने आप रश करेगी. एब्डोमिनल मसल्स दे रिलैक्स एंड दे हैव अ पैसिव रोल इन द इंस्पिरेशन. आपको ये बात समझ आनी ज़रूरी है कि इंस्पिरेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर एंटर इन द लंग्स. उसके लिए क्या हुआ कि डायफ्राम फ्लैट हो गया और रिब्स और स्टर्नम दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. That's why thus volume is increased of the thoracic cavity, pressure is decreased and from outside the air rushes into the lungs. तो कैसे जाएगी एयर? आपकी एक्सटर्नल लैरिस से होती हुई नेजल कैविटी, इंटरनल लैरिस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर आपके पास क्या है? विंड पाइप.
and then it enter into the primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. We have done bronchioles and then into the alveolar duct and finally into the alveoli of the lungs. एक ही चीज़ आपने याद रखनी है कि इंस्पिरेशन के लिए जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज होता है बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द डायफ्रम एंड द एब्डोमेन दैट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगी, रिब्स और स्टर्नम को अपवर्ड और आउटवर्ड करेंगी और डायफ्रम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो एयर जो है हायर प्रेशर से अपने आप बाहर से अंदर की तरफ रश करेगी। ओके, तो ये हुआ हमारे पास इंस्पिरेशन। बट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन में क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द फाउल एयर लीव्स द लंग। अब क्या होता है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल डायफ्रम, जो डायफ्रम था फ्लैट, that become by the contraction of the muscles, here the by the relaxation, यहाँ पे contraction हुई, यहाँ relax हो जाएंगी वो muscles and the diaphragm again become convex shape, ऐसे dome shape हो जाएगा जो diaphragm है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो वॉल्यूम है thoracic cavity का वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ diaphragm relax कर गया, dome shape बन गया, तो ये वॉल्यूम thoracic cavity का कम हो गया। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये जो रिब्स को कनेक्ट कर रही थी, रिब्स के इन बिटवीन प्रेजेंट हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव द डायफ्रम डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो जब इनवर्ड और डाउनवर्ड ये चला गया रिब्स और स्टर्नम, यानी कि जो पहले बाहर निकला हुआ था वो इनवर्ड और नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे ये भी कम हो गया, यहाँ से भी वॉल्यूम कम हो गया, ये भी कम हो गया। तो व्हाट विल हैपन हियर, द प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एयर थोरेसिक कैविटी से किसकी तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, लंग से बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि वो सारा रास्ता उल्टा होगा कि एल्वेओलर डक्ट से कहाँ आएगी, वो ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से फिर ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, फिर ट्रैकिया में, विंड पाइप में आएगी, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, नेजल कैविटी से होती हुई एक्सटर्नल लैरिस से फाउल एयर बाहर आ जाएगी, जिसे आप कहेंगे एक्सपायरेशन। इज इट क्लियर? देखो दो ही कॉन्सेप्ट है बेटा, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में। इंस्पिरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है कि डायफ्राम बिकम फ्लैट, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द दिस एंड ribs and sternum move upward and outward. This also increases, volume increases, pressure decreases, air move inside. Expiration में dome shape again it become, because diaphragm is relaxed here, the ribs and sternum move inward and downward because internal intercostal muscles here contract. एक और फैक्टर भी है एक्सपायरेशन में, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं दैट कंप्रेस द एब्डोमिनल। तो एब्डोमेन को जब कंप्रेस होगा एब्डोमेन तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो अंदर है गैसेस दैट विल कम आउट, दैट इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। तो पूरा पाथवे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इंस्पिरेशन में फ्रेश एयर एक्सटर्नल लैरिस से एल्वेओलाई ऑफ लंग्स तक पहुंचती है, जबकि एक्सपायरेशन में जो फाउल एयर है दैट कम्स आउट फ्रॉम द लंग्स, इट मूव आउट इन द एनवायरनमेंट थ्रू द एक्सटर्नल लैरिस। इज इट क्लियर? सो this is all about the human respiratory system. I told you what is human respiratory system and what are the different parts, and for the beginning I just discussed about the mechanism of breathing. That is very important topic. First, this is the base of the respiration. एक और क्वेश्चन भी आता है इसके अंदर जो आप लोगों ने पहले किया हुआ है, what is RQ? What is RQ? That is the respiratory quotient, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। C6H12O6 plus 6O2, it forms 6CO2 plus 6H2O। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में RQ कितना होगा,
CO2 बाय ऑक्सीजन, है ना, कि कितना CO2 निकला और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से मैंने आपको प्रोटीन, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड सबका RQ कैसे निकालते हैं ऑलरेडी बताया हुआ है। RQ क्या है, इसका क्या फ़ायदा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट RQ।